खोता रेडी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिए, तेजा दे दिए। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान में बेचने की बात हो रही है F-35 जहाज की। लेकिन क्या ये F-35 इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? तो उसकी इजाजत तो अमेरिका नहीं देगा। आप देखें कि जो तेजा जहाज का जेट का लीक होना, क्या ये अंदरूनी साजिश है? पाकिस्तान ने बिलाशुबा इस मेले को लूटा और बड़े खुले दिल से लूटा और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से दादे जो तहसीन थी वो वसूल की। जो लोग कौम का मुस्तकबिल बनाने चले हैं, अगर उनका ईमान कमजोर है, उनकी तौहीद परस्ती कमजोर है, उनका अल्लाह के ऊपर यकीन कमजोर है और वो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और शख्सियत उनको जो है वजारत उज़्मा जो है वो दिलवा सकती है, तो मेरे ख्याल में कि अब्दुल्ला हमीद गुल और उसका पूरा खानदान ऐसी वजारत उज़्मा को लात मारता है जो अल्लाह के अलावा कोई शख्सियत देती हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक। लेकिन भारत के कुछ हालात अच्छे नहीं लगते कि वो मुल्क में तो ज़लील हो ही रहे हैं, फिर पाकिस्तान के साथ पंगा कर फिर ज़लील होते हैं। अब दुबई में जहां पूरी दुनिया के जो ये एरोप्लेन एयर शो होता है, वहां पर भी वो जाकर ज़लील हुए। सर, कैसे तेजा का जो उनका वो है, उसका कैसे तेल लीक हो गया और जो JF-17 थंडर ने वहां दिखाए हैं नज़ारे, तो इसका बताएं ना दुबई एयर शो के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखें, वो गवाल मंडी से अगर कुछ अच्छे मैकेनिक वो मंगवा लें या फिर बिलालगंज से, तो इंशाल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, खोता रेडी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिए, तेजा दे दिए। अब गवाल आप मंडी इनसे का जो है आपने जिक्र किया सर, वो नवाज शरीफ के दोस्त भी है मोदी साहब। वो रिसेंटली नहीं, वो बड़ी पुरानी उनकी दावतें शावतें भी जी, होती जी, रही है। शादियों वादियों पे आना-जाना तो बड़ा। मियाँ साहब से राब्ता कर ले, वो तो शायद बेहतर, उनके पास हाँ जी। जेट्स वगैरह थे। मियाँ साहब ने तो वहाँ वो उनके जहाज़ों का लोहा ही पिघलवा देना है, क्या कर रहे हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल देखें, बात ये है कि जी जी। दुबई एयर शो जो है, ये एयर शोज़ इसलिए किए जाते हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ताकि लोगों की बुनियादी तौर पे जिस तरह से आपके मुल्क में एक्सपो होती है और फिर आपको पता है डिफेंस एक्सपो का मतलब ये है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो एक डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मौजूद है, जो मिनिस्ट्री ऑफ दिफाई पैदावार के नीचे आती है और उसका काम यही है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं और डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, वो उनको बढ़ाया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बताया जाए कि भाई पाकिस्तान क्या-क्या मसनूआत बना रहा है, पाकिस्तान क्या-क्या चीज़ें चला रहा है। अब वो पाकिस्तान में आपको पता है आइडियाज़ के नाम से जो है वो हमेशा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर साल जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान के जो दिफाई कारोबार है, उसके अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान की मसनूआत जो हैं वो बड़े जिसको कहते हैं हाथों हाथ बिक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सब के अंदर जो जब पाक भारत जंग हुई, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट था, पाकिस्तान की जो शोहरत थी, वो ज़ाहिर है उसकी काबिलियत जो है वो तो बनियान मशरूज़ के अंदर नज़र आ गई थी। इस सारे के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो शोहरत थी और JF-17 थंडर को देखने के लिए दुनिया जो है वो बेताब थी। इससे पहले भी आपको याद है एक एयर शो के अंदर पाकिस्तान जो है वो JF-17 के जो है वो मुज़ाहिरे दिखा चुका और बड़ी दुनिया ने जो है वो अपने राफेल जेट के जो ऑर्डर्स थे उनको कैंसल करके JF-17 थंडर की तरफ जो है वो रुख किया। सस्ता है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी है, ज़्यादा आसानी से उसके उसके साथ कोई बहुत सारे लकूनाज़ नहीं हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोई मुआहदे कि जी इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। जैसे अभी जे जे अब F-35 के मुआहदा इन्होंने किया है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान में बेचने की बात हो रही है F-35 जहाज़ की। लेकिन क्या ये F-35 इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? तो उसकी इजाज़त तो अमेरिका नहीं देगा, तो फिर उसको खतरा कोई फिर मोहम्मद कज़ाफ़ी से है या अब्दुल्ला गुल से है? तो फिर ज़ाहिर है फिर हमसे तो है कोई नहीं, हम तो उनके मोहब्बत बिल्कुल। करने वाले लोगों में से हैं। ईरान के साथ भी जो उनके मसाइल थे, वो भी जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर व आफ़ियत जो है वो सरअंजाम पा गए हैं और ठीक हो गए हैं मामलात। तो अब खित्ते में तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक इज़राइल से खतरा है, जो कि ग्रेटर इज़राइल की बात करता है। बहरहाल इसे खत्म करके आप पहले ये दुबई एयर शो पे आ जाए। जी जी। दुबई क्योंकि अब दुनिया के अंदर जो है वो अपना एक नाम पैदा कर रहा है, अपने जो मार्केट्स है उसको करा रहा है, बढ़ा रहा है। इसके अंदर 1500 एग्ज़िबिटर्स जो हैं वो मौजूद थे, यानी कि वो लोग जो अपनी नुमाइश जिसको कर रहे थे अपने 1500 से ज़्यादा तकरीबन ये जो नुमाइश के लिए लोग आए हुए थे
और आप कह लें 1500 स्टॉल कह लें, ज़्यादा आसान होगा। और हुँ, उसके हुँ। अंदर 200 से ज़्यादा जहाज़ जो थे, वो इसके अंदर जिसके अंदर कमर्शियल और फाइटर जेट्स जो थे, वो शामिल थे। हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल थे। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं, वो शामिल थीं। उन्होंने ज़ाहिर है कई हुँ, जहाज़ हुँ। ऐसे थे जिन्होंने फ़ज़ाई जो करतब हैं, वो दिखाए और कई हुँ, हुँ। जहाज़ थे जो कि स्टैटिक डिस्प्ले पे यानी कि ज़मीन पे खड़े हुए लोगों की नुमाइश के लिए जो है, उनको ओपन किया गया था। इसके टिकट हुँ, रखे हुँ। गए थे, दुबई हर चीज़ आपको पता है फ्री में तो वहाँ हुँ, हुँ। मौत भी नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल। उसको जो है वो उन्होंने टिकट रखे हुए थे। बहरहाल पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आए और इसमें हुँ, जो हुँ। सबसे अच्छी बात हुई, वो 2 जहाज़ जो थे वो बुनियादी मरकज़ बने रहे। एक इसके अंदर जो हुँ, फाइटर हुँ। जेट्स के अंदर जो है वो सखोई 57 एसयू 57 जो रशिया हुँ, का पहला स्टेल्थ फाइटर है हुँ। जो पहले इनके पास यानी कि वो हुँ, हुँ। जहाज जो रेडार पे नजर नहीं आता। तो ये जो स्टेल्थ फाइटर है जैसे अमेरिका के बॉम्बर्स जो थे वो आपको पता है जिन्होंने ईरान पर हमला हुँ, किया हुँ। तो बी-52 तो वो वहाँ मौजूद थे। तो ये इसलिए तरह से ये एक हुँ, पहला हुँ। उनका स्टेल्थ फाइटर है। इसकी तकरीबन जो स्पीड है वो 2130 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इसके अंदर जो मल्टी हुँ, रोल हुँ। ये एयरक्राफ्ट है, इसके जो ये 5th जनरेशन जहाज़ कहलाता है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं बिल्कुल। है। और ये जो मिग-29 और सखोई 27 जो हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। इसका पहला जो प्रोटोटाइप था वो 2010 में बना था सखोई का और उसके बाद जो है हुँ, हुँ। ये इसको कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसके बाद जो है अब ये पहला जहाज़ जो है इन्होंने बाकायदा ऑपरेशनल ले आए हैं। तो ये एक हुँ, हुँ। ज़ाहिर है तवज्जो का मरकज़ बना रहा। लेकिन जो जहाज़ जिसने अपनी कारकर्दगी दिखा दी, अपना लोहा मनवा दिया हुँ, और हुँ। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है ना, जो जिसको कहते हैं ना कि उसको उसका सब कुछ लाल करके हुँ, रख दिया, तो वो जो है हुँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई और नहीं बल्कि जेएफ-17 थंडर है। अब जेएफ-17 थंडर बिल्कुल। जो है उसको जो हुँ, है हुँ। वो राफ़ेल के मुकाबले में, मिग-29 के मुकाबले में और मिराज 2000 के मुकाबले में बरतरी हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत हुँ, के मार्के के हुँ, अंदर हुँ। और पूरी दुनिया ने इसको देख लिया। भारत जो तो झूठ बोलता है वो बोलने दें, कोई बात नहीं, दुनिया को तो पता है ना। अब इस सारे सिलसिले के अंदर जो है वो अब भारत भी अपने तेजा जेट लेके गया था क्योंकि तेजा जेट है तकरीबन उसको अब जो है वो मेरे ख़्याल में अरसा 30 साल होने वाले हैं। जो ये जहाज़ जो है ये भारत की सोच में था कि जी उसने डालना हुँ, हुँ। है, ले आना है। ये 4th जनरेशन जहाज़ है बुनियादी तौर पे और तेजा का एक और इश्यू ये है कि इसकी एयर फ़ोर्स जो है, जो कि भारतीय एयर फ़ोर्स है, उसके खुद हुँ। जो एयर चीफ है और बाकी जो लोग हैं माज़ी के अंदर और जो मौजूदा हैं, वो इसको शदीद हुँ, क्रिटिसिज़्म का जो है वो निशाना बनाते हैं। उसकी सबसे बड़ी हुँ, हुँ। वजह ये है कि ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और ये कहा जाता था कि जी जब तेजा की ज़रूरत थी, तब शायद ये वाक़ई एक अच्छा जहाज़ साबित हो सकता था। लेकिन अब हुँ, जो हुँ। है वो तेजा जो है वो आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि काश मेरे पास तेजा होते। उसने कहा काश मेरे पास राफ़ेल होते। तो हाँ, बिल्कुल। तेजा को तो खुद नरेंद्र मोदी ने आउट कर दिया ना। मैं मतलब आप हाँ, बिल्कुल। सोचिए अब इनका जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, जो कि तेजा के जिसको इंजन बनाता है, उसने इनको जो है 113 इंजन देने का मुआहदा किया है, जो 2028 में मिलना शुरू होंगे। तो हनूज़ दिल्ली दूरस्थ तब तक जो है मेरे ख़्याल हुँ, में हुँ। 6th जनरेशन जहाज़ या बिल्कुल। शायद 7th जनरेशन जहाज़ आ जाएगा। तो इनका आलम यही है कि हुँ, ये अभी हुँ। भी पुरानी सोराब साइकिल के ऊपर ही है, दुनिया मॉडर्नाइज़ेशन के ऊपर चली गई है। तो अब जो तेजा जेट है, वो इनके लिए बिल्कुल। एक अज़ाब बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल इस हुँ। सब के सर, बावजूद मुझे जो ये नहीं समझ आती कि आप एक एयर शो में लेके जा रहे हैं एक जेट को, उसका तेल कैसे लीक हो सकता है? या तो हो ना कि चलो कोई वैसे कभी ज़रूरत पड़ी आपने मुल्क के अंदर उड़ा लिया, उसकी तो प्रॉपर उन्होंने सारी ऑयलिंग, चेंजिंग वगैरह जो तमाम चीज़ें होंगी वो तमाम प्रिकॉशंस कंप्लीट किए होंगे तो देन ही लाए होंगे ना, फिर भी तेल लीक हो गया सर? इसके 2 पहलू हैं और दोनों पे मैं बड़ी खुल के आपके साथ इज़हार कर देता हूँ। पहली बात ये है कि भारत वो मुल्क है, जिसका आपको याद है कि इनकी नेवल आबदोज़ जो थी अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर जो अपनी इफ्तिताई तकरीब थी, उसमें जब उसने पहली जो है समुद्र के नीचे जो है डुबकी लगाई, तो उसका जो ऊपर वाला ढकना था वो खुला रह गया और वो वहीं जो है वो डूब जो गई। पोर्ट के ऊपर ही डूब गई थी। अब हुँ, इसमें हुँ। 2 पहलू हैं, क्या ये डूब गई थी या फिर हुँ, जो है ये जो है कोई साज़िश का शिकार हो गई? क्या ये साज़िश हुँ, अंदरूनी थी? तो अगर अंदरूनी साज़िश थी तो उसको क्या बेनकाब किया गया? तो इस या फिर उनको पता ही नहीं चल सका। फिर हुँ, आप हुँ, देखें कि जो तेजा जहाज़ का जेट का लीक होना,
क्या ये अंदरूनी साजिश है? क्या हम्म, इनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान, और यही वजह है कि इनके जहाज गिरते हैं और यही वजह है कि बिल्कुल। लोग इनके ऊपर जो है लान-तान करते हैं। अब इसके अंदर जो हम्म, दूसरा पहलू है वो ये है कि क्या फिर इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे ही लगा दिया जाएगा? अगर ये लगा देते हैं तो फिर इसका मतलब आसान रास्ता है ये। आसान आसान रास्ता रास्ता है। पाकिस्तान के। इसका तो मतलब ये है कि फिर भारत जो है वो हमारे से माफ़ी माँग ही ले तो बेहतर है, क्योंकि इसी में उसकी आफ़ियत है कि अगर उसके तेजा जेट जो है हमसे महफ़ूज़ नहीं है, उसकी आबदोज़ें हमसे महफ़ूज़ नहीं है, खड़े-खड़े डूब जाती हैं, खड़े-खड़े तेल लीक हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी साहब आप अपना जो है वो पजामा सँभाल के रखें कि ऐसा ना हो बिल्कुल। कि बीच बाज़ार कहीं जो है वो फिर आपको पता है बिल्कुल, मैं समझ गया, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बिल्कुल। खराब हो जाती है। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये इनका नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है और नॉन बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है कि वो मुकाबला तो वो करना चाहते हैं। इनकी बल्कि मिसाल बड़ी बड़ी खूबसूरत उर्दू में है, कौवा चला हंस की चाल। और अपनी भी भूल बिल्कुल, गया। तो वो हँस की बिल्कुल। चाल चलने के अंदर वो पाकिस्तान को जो है वो अपना आइडियलाइज़ तो करते हैं दिल ही दिल में। हुँ, हुँ, इनकी हमेशा से आदत जो है क्वालिटी के ऊपर नहीं बल्कि क्वांटिटी के ऊपर है। पाकिस्तान जो है वो क्वालिटी बिल्कुल, पे बिल्कुल, बिलीव करता है क्योंकि हम क्वांटिटी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल, ज़रूरत इस बात की है कि ये जो तेजा जेट है, अब वैसे भी ये एक पुराना जहाज़ हो चुका है। बेहतर यही है कि इसको मिग 21 के साथ ही दफन दफन कर दें। बिल्कुल, कोई बात नहीं, उसकी आखिरी रसूमात के पैसे-शैसे हम दे देंगे चंदा-वंदा करके, कोई ऐसी बात नहीं है, आप फ़िक्र ना करें। अच्छा, दूसरा बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा जो पहलू जी, है जी। इसके अंदर मल्टीपल जो एयरलाइनर्स थे, जिसके अंदर जो है बोइंग था, जिसके अंदर एयरबस था, जिसके अंदर जो है वो इसी किस्म के और जो ये बम्बार्डियर था और डसॉल्ट एयरक्राफ्ट थे। तो ये तमाम जो मुख्तलिफ दुनिया की कंपनीज़ जो थीं, हेलीकॉप्टर कंपनी थी, उन्होंने शमूलियत की। यानी कि मल्टीपल जो दुनिया की कंपनीज़ हैं, उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया और अपना जो मुस्तकबिल के ऑर्डर्स जो हैं, उनको भी जो है वो मलूज़ खातिर रखा गया। इसके अंदर जो फिर तवज्जो का मरकज़ बना वो कमर्शियल एयरलाइनर बोइंग था, जिसने अमूदी परवाज़ भर के जो है वो दुनिया को हैरान किया। तो ये भी मेरे ख्याल में इसका एक पहलू था, लेकिन बहरहाल बिल्कुल, बिल्कुल, वाज़ फन टू बी बिल्कुल, एट बिल्कुल, दुबई एयर शो। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिलाशुबा इस मेले को लूटा और बड़े खुले बिल्कुल, दिल से बिल्कुल, लूटा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। दुनिया से दाद जो तहसीन थी वो वसूल की। वसूल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई ये तो एक एयर शो के दुबई एयर शो के हवाले से जो इंडिया को मुँह की खानी पड़ी, हर जगह खाता है, यहाँ भी खानी पड़ी, कोई नई बात नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई दूसरी आपने भी एक जवानाने पाकिस्तान पार्टी बनाई हुई है और अब से 30 साल पहले भी एक पार्टी बनी जो इमरान खान ने बनाई और इमरान खान को शायद कितने सालों वो वजीर आजम नहीं बन सके लेकिन फिर एक टाइम आया शायद वो खुद भी इस बात को मानते हैं और इकोनॉमिस्ट में अभी जो आई हैं चीजें वो भी आपकी नजर में होंगी फिर शायद कुछ हवाई चीजें कुछ जादू टूने कुछ इस तरह की चीजें आई जिन पर इमरान खान भी कायल था कि शायद उन्होंने उन चीजों ने उनको वजीर आजम बनाया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब इस तरह की चीजें करेंगे कि आपके पास भी वो जादू टूने आए आप अपनी पार्टी को वजीर आजम बने या अपनी पार्टी को उभारें जिस तरह पीटीआई उभरी एक तो मुझे उस पर कमेंट दे दें इकोनॉमिस्ट का जो कॉलम आया था दूसरा इस पे भी कमेंट दे दें देखिए, जो आपने बात कही है ज़ईफ़ुल एतकादी की, तो मैं तो सिंपल सा इंसान हूँ। ये एक सजदा हम्म, जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो अल्लाह को सजदा करने बिल्कुल वाले जो होते हैं, वो फिर जाके हम्म, दरबारों पे सजदा नहीं करते और फिर जो हम्म, सजदा करते हैं, उनका हाल भी फिर ऐसा ही होता है कि अल्लाह ताला खाया हुआ भुस बना देता है। हम्म, अल्लाह से रहम माँगना चाहिए, ज़ईफ़ुल एतकादी कमज़ोर ईमान की निशानी होती है और जो लोग कौम का मुस्तकबिल बनाने चले हैं, अगर उनका ईमान कमज़ोर है, उनकी तौहीद परस्ती कमज़ोर है, उनका अल्लाह के ऊपर यकीन कमज़ोर है और वो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और शख्सियत उनको जो है वज़ारत उज़्मा जो है वो दिलवा सकती है, तो मेरे ख़्याल में कि अब्दुल्ला हमीद गुल और उसका पूरा ख़ानदान ऐसी वज़ारत उज़्मा को लात मारता है, जो अल्लाह के अलावा कोई शख्सियत देती हो। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। दूसरी बात जो इस टाइम पे आया है मेरे ख़्याल में इकोनॉमिस्ट को लान-तान करने के बजाय, इकोनॉमिस्ट को जो है वो उनको चाहिए कि वो इकोनॉमिस्ट को जो है वो अदालत में ले जाएँ
हम्म, मुझे याद बिल्कुल। पड़ता है कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने एक प्रोग्राम किया था जियो टेलीविज़न के ऊपर और घड़ी के हवाले से। तो उस टाइम पे हम्म, पीटीआई ने बहुत शोर-ओ-गौगा किया था और कहा था कि जनाब हम जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर जो है उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में, दुबई में और बर्तानिया में मुकदमात करेंगे। लेकिन वो दिन का दिन है और आज का दिन है वो मुकदमा नहीं हुआ। फिर इसी हम्म, तरह से पीटीआई ने 2018 को जो नवंबर 18 तारीख को एक जहाज आया था और वो हम्म, जहाज जो था वो इज़राइल का था, ओमान के ज़रिए आया था। उसका ऊपर जो है वो ये कहा गया था कि ये जहाज़ जो है इसके अंदर इज़राइली बाशिंदे हैं जो हुकूमत के अहम तरीन लोगों से और वज़ारत उज़्मा तक जो है वो दफ़्तर तक वहाँ जा पहुँचे हैं। इसके ऊपर हम्म, जो है वो इमरान खान साहब की उस वक़्त की हुकूमत के तर्जुमान और वज़रा जो थे वो उसके ऊपर जो है टूट के पड़ गए थे और अपने मुल्क में खूब ही उनको जो है वो आड़े हाथों लिया था। इसके ऊपर जो हम्म, इंटरनेशनल जरीदे थे और बीबीसी था उसने कहा था कि अगर हम झूठे हैं, तो आप ऐसा करें हमें अदालत में ले जाएँ, लेकिन फिर तब भी ये अदालत में नहीं लेके गए। फिर बिल्कुल। रेहाम खान साहब की किताब है, मैं रेहाम खान साहिबा हम्म, के मुतल्लिक ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उनकी हम्म, एक किताब है जो कि बरतानिया से शाया हुई है। तो बरतानिया में तो कानून मौजूद है और रेहाम खान जो है वो बरतानवी शहरी भी हैं गालिबन। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं और एक हम्म, बेटी भी है उनकी जो टहलियान टहलियान। है। जी हाँ, हम्म, तो वो तो ब्रिटिश सिटीज़न हैं दोनों बेटे। तो वो ब्रिटिश सिटीज़न होते हुए मुकदमा कर दें रेहाम खान के ऊपर और इस बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट के ऊपर कि भई आपने ये एक झूठी खबर शाया की है। क्या वो ये करेंगे? ये तो मेरा चैलेंज है उनको कि आप करके दिखाएँ इंशाअल्लाह ताला हम भी देखेंगे कि आप और अगर आप ना कर पाए तो इसका मतलब है कि आप इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं। अब बिल्कुल। जो इसके अंदर जितनी भी बातें हुई आपको याद है कि वो एक कहा था उनकी ऑडियो कॉल आई थी कि अरसलान बेटा इसको भी जो है वो हाँ जी। तब्दील कर दो। तो फिर हम्म, इसी तरह से तोशाखाना के ऐसे तकरीबन गालिबन 56 से ज़्यादा केस मौजूद हैं, घड़ी तो एक था। लेकिन हम्म, ऐसे 56 से ज़्यादा केस मौजूद हैं जिसमें करोड़ रुपए के तोहफ़े-तोहफ़ जो थे उनको वसूल किया गया था और उनका भी कोई अभी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये हम्म, सारा जो अगर देखें इसमें आप ये नहीं कह सकते अगर आज हम के कोई भी हमारे घर वाले जो होते हैं, हम बतौर हम्म, सरबराह फैमिली के हमारी ज़िम्मेदारी हम्म, है, हम उनकी अच्छाइयों में और उनकी बुराइयों में, उनकी कमियों में और उनकी कोताहियों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगर ऐसी कोई कमी कोताही जो है किसी फैमिली की जानिब से ख़ास तौर पे एक मियाँ-बीवी का रिश्ता या बाप-बेटे का रिश्ता जो है वो या बाप-बेटी का रिश्ते में आए, तो उसके हम्म, ज़िम्मेदार जो होता है हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। बिल्कुल। तो हेड ऑफ़ द फैमिली जो है अगर ये कहा जाए कि नहीं वो तो बुशरा साहिबा सारा खुद कर रही थीं और इमरान हम्म, खान साहब बेकसूर थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर वो इतने बिल्कुल। ही कमज़ोर थे और उनको नहीं मालूम था और ये बात तो आपको भी याद है कि हम्म, लोगों ने वोट उनको दिया था, लेकिन वो कहते थे बिल्कुल कि याद मेरा है वो। मुर्शिद जो है वो वहाँ बैठा है। अभी एयरपोर्ट से जहाज़ ने उड़ान भरनी है, ग़ज़ब खुदा का, बुशरा साहिबा का जो है हुक्मनामा आएगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्मी चीफ के साथ जो है वो मुलाकात है और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात है। उसमें बुशरा साहिबा का मौजूद होना और मुस्तकिल लुक में देना, क्या ये मुनासिब था? क्या ये बिल्कुल। सीक्रेट एक्ट को जो है वो वैलिडेट करता है या उसकी खिलाफवर्दी है? ये वो लाभ तमाम वर्जी। बातें हैं जो मेरे ख़्याल में इनको मंतकी अंदाज़ में जो है वो इनको अंजाम में पहुँचाना चाहिए और सोचना चाहिए। आखिर जो लोग ये कहते थे कि ये सारे के सारे एक खातून थी जिसने तो बहुत ही इल्ज़ामात लगाए थे और उसमें तो बल्कि बच्चों का जो है वो इस तरह से जलाने का वो और उनका मारने मैंने का। इंटरव्यू भी किया था, अफशा आई थिंक उनका नाम था। जी, जी। अफशा मैं लतीफ मैं शायद। मैं ये सिर्फ़ पूछना चाहता हूँ कि अफ़शा साहिबा के ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ? बिल्कुल नहीं, वो तो पाकिस्तान में ही है और इनकी मौजूदा फिर हुकूमत में वही बातें करती तो रही। फिर मेरे भाई अगर वो ये सारा कुछ हो रहा था, तो फिर आप मुझे बताएँ कि कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। आप लीडरशिप को ज़रूर एप्रिशिएट करें, उनका साथ दें।
लेकिन हम्म, जब उनकी रात के हवाले से या उनके अकायद के हवाले से और हमारे अल्लाह और उसके रसूल और उसकी वहदानियत के मुतल्लिक जब शकूक व शुबहात पैदा हो जाए, तो भाई मेरे, मैं तो हम्म, अपने अल्लाह को जवाब दे हूँ, बिल्कुल मैं तो अपने बिल्कुल सगी औलाद को भी जो है इस मामले पे जो है वो आगे नहीं आने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट वाले मामले पे भी हमने इनसे बात की, और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए वो इमरान खान की जिंदगी के हवाले से, जो तमाम मामलात उनकी पार्टी और तमाम चीजों जो उन पे इल्जामात लगे, किसी की आज तक तस्दीद नहीं हुई, ना कोई केसेस वगैरह। और इसके अलावा जो खिफत भारत ने अपने पाई है दुबई एयर शो में, उसके हवाले से भी हमने अब्दुल्ला गुल से बात की। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।